तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को अपनी। तो यहाँ हम आज बात करने वाले हैं उच्चतम न्यायालय के विषय में और इसमें सर्वोच्च जो आता है हमारा सबसे बड़ा जो अपीलीय न्यायालय है जहाँ पर हम अपील कर सकते हैं तो वो है भारत का उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जिसे हम कहते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा जो हमारी एकीकृत न्याय व्यवस्था है उसके अंदर उसके बाद में उच्चतम न्यायालय के बाद में आते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय राज्यों के अंदर होते हैं। उसके बाद में राज्यों के अंदर बहुत सारे जिला या सत्र न्यायालय हैं और उन जिला जो हमारे न्यायालय हैं उनके अंदर बहुत सारे मुंसिफ कोर्ट हैं और मुंसिफ कोर्ट के बाद में ग्राम स्तर पर जो है न्याय पंचायत की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। और ये जो न्याय पंचायत है ये नाम आपको अलग अलग राज्य में कई नामों से भी मिल सकते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से हम इसमें देखते हैं कि सबसे ऊपर जो हमारा अपीलीय न्यायालय है वो है उच्चतम न्यायालय और आज हम इसी उच्चतम न्यायालय की बात करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या आज जो हमारा उच्चतम न्यायालय है ये बिल्कुल ऐसा ही था और इसी तरह से ये काम कर रहा था, तो बिल्कुल भी नहीं था दोस्तों। सबसे पहले अगर उच्चतम न्यायालय की बात होती है तो हमारे सामने आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में पहली बार जो है कोलकाता के अंदर एपेक्स न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी दोस्तों। और सर एलिजा इम्पे नाम के जो व्यक्ति थे उनको जो है मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। इसमें 3 अन्य और न्यायाधीश भी थे दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा हम बात करें 1935 के शासन अधिनियम की। भारत शासन अधिनियम जो था 1935 बहुत बड़ा जो अधिनियम था। इसमें बहुत सारे एक्ट जो हैं वो आज भी अपने काम में ले रहे हैं दोस्तों। तो इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ, ये जो एपेक्स न्यायालय कोलकाता में था इसी को ट्रांसफ़र कर दिया गया दिल्ली के अंदर 1 अक्टूबर 1937 को। और दिल्ली में ट्रांसफ़र करने के बाद में इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया था संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट। और यहाँ जो प्रथम न्यायाधीश जो बने थे वो थे सर मॉरिस गोयर। इनको जो है यहाँ पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया न्यायाधीश थे। तो ये जो संघीय न्यायालय था दोस्तों, हम कहें कि आज़ादी से पहले अगर हमारा सर्वोच्च न्यायालय था तो यही था और ये बाद में 1950 तक जो है इसी प्रकार से काम करता रहता है दोस्तों। लेकिन क्या हम इसे सर्वोच्च न्यायालय कह सकते हैं, तो ये पूरी तरह से सर्वोच्च न्यायालय नहीं था दोस्तों, क्योंकि इसके विरुद्ध भी जो है ब्रिटेन में अपील की जा सकती थी दोस्तों। ये आज की तरह का नहीं था। तो हमारा जो वर्तमान जो उच्चतम न्यायालय है वो अस्तित्व में आता है 28 जनवरी 1950 को जब इसका उद्घाटन होता है। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू होता है तो हम इसी फेडरल कोर्ट का जो नाम है वो सर्वोच्च न्यायालय रखते हैं, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे दोस्तों। तो वर्तमान जो हमारा उच्चतम न्यायालय है उसका उद्घाटन जो हुआ था 28 जनवरी 1950 को हुआ था दोस्तों। जैसे भी फैक्ट आए आप इनको निकाल लीजिएगा, देख लेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो सबसे पहले की बात करें तो कोलकाता में जो है सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। उसके बाद में इसी के अंदर जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी दोस्तों। और जो आज है हमारा वो अस्तित्व में आता है 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन हुआ और 26 जनवरी 1950 को ही जब हमारा संविधान लागू हुआ तो इसे जो है उच्चतम न्यायालय का नाम दे दिया गया था दोस्तों। और ये हमारा सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। इसके बाद में देखिएगा हरिलाल जे कार्निया का नाम हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ते हैं कि उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल भी आपने कई जगह पढ़ रखा होगा दोस्तों। सही नाम तो हरिलाल जे कार्निया ही है। और ये जो है ये इससे 1950 से पहले जो फेडरल कोर्ट अपना चल रहा था उसके तो अंतिम न्यायाधीश थे और हमारा जो उच्चतम न्यायालय था उसके पहले न्यायाधीश थे। तो इस प्रकार से अंतिम भी हो गए और पहले भी हो गए हरिलाल जे कार्निया। बाकी ऑप्शन में हीरालाल आए तो आप देखिएगा दोस्तों, हीरालाल को टिक कर लेना। पता नहीं कौन सी किताब से कौन सा व्यक्ति पेपर बनाता है। अब हम बात करें कि कोई पहली महिला न्यायाधीश, देखिए मुख्य न्यायाधीश तो अभी तक नहीं बनी है कोई, लेकिन जो महिला न्यायाधीश बनी थी पहली जो थी सर्वोच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश वो थी मीरा साहिब फातिमी बीबी। ये जो है पहली महिला न्यायाधीश थी सर्वोच्च न्यायालय की। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों की। इसके बाद में हम इसे डिटेल में और भी पढ़ने वाले हैं दोस्तों। सारे कंसेप्ट हमने यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं।
तो इनके जो मुख्य अनुच्छेद हैं 124 से लेकर के, आप इसको याद रख लीजिएगा, 124 से लेकर के 147 तक के जो अनुच्छेद हैं वो सारे के सारे किससे संबंधित हैं? उच्चतम न्यायालय से संबंधित हैं। तो सबसे पहले हम बात करें 124, और कौन से भाग में? भाग 5 के जो अनुच्छेद हैं 124 से 147 तक जो हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में प्रावधान करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 124 की। तो 124 के अंदर बात की गई है सर्वोच्च न्यायालय के गठन की, यानी सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है किस प्रकार से होगा दोस्तों। तो 124(1) क्या कहता है? 124(1) के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की संरचना बताई गई है दोस्तों। वर्तमान की अगर हम बात करें तो एक मुख्य न्यायाधीश है और 3 अन्य न्यायाधीश है। तो क्या यही था दोस्तों प्रारंभ से ही? ये नहीं था। प्रारंभ की अगर हम बात करें तो ये जो था, प्रारंभ के अंदर एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश थे दोस्तों। अगर आरंभिक संरचना की अगर हम बात करें तो कुल 8 थे। हम इसे 1+7 के रूप में ही बात किया करते हैं। बाद में देखिएगा जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, केस बढ़ते गए, तो हमें इनकी संख्या बढ़ानी भी पड़ी थी, जो कि संसद के द्वारा इनकी संख्या में वृद्धि की जा सकती है। ये बाद में देखिएगा 10 हुए, 10 से फिर 1960 में 13 हो गए, 78 में 17 हो गए, 86 में 25 हो गए, और ये जो आप देख रहे हैं 30, ये हुआ था 2009 के अंदर जो है ये इनकी संख्या कर दी गई 30+1, यानी 30 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ आप ये मत मान लीजिएगा कि अभी भी 30+1 होंगे। ये स्वीकृत पद हैं, यानी इतने पदों की क्या है? स्वीकृति की गई है। कार्यरत इनसे कम होते हैं, जो वर्तमान कंडीशन पर जब भी आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं उस कंडीशन पर डिपेंड करता है कि उस समय कितने कार्यरत हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 124(2) की। 124(2) क्या कहता है? जो इनके न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति, कार्यकाल और त्याग पत्र के विषय में बात करता है। देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के सभी जो न्यायाधीश है, सभी यानी सारे न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से की जा सकती है, और जिससे राष्ट्रपति उचित समझे उससे परामर्श करने के बाद में जो है इनकी नियुक्ति करता है। तो हमने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जिसे राष्ट्रपति उचित समझे उससे परामर्श लेता है और उसके बाद में इनकी नियुक्ति करता है दोस्तों। एक और बात देखिएगा दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में कोई भी स्पष्ट प्रावधान जो है हमारे संविधान के अंतर्गत नहीं किए गए हैं, स्पष्ट नहीं है। तो इसके लिए जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए वरिष्ठता की परंपरा को अपनाया जाता है, और यहाँ ये हमें समझ लेना आवश्यक है कि यहाँ जो वरिष्ठता का तात्पर्य है वो बिल्कुल भी एज से नहीं है, यानी जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जिसने ज़्यादा समय काम किया है, वही क्या माना जाएगा? वरिष्ठ माना जाएगा, और वरिष्ठता की परंपरा के आधार पर ही है जो इनकी नियुक्ति की जाती है। और हमेशा ऐसा भी नहीं है कि हमेशा वरिष्ठ को भी ही बनाया गया है, कई बार इनका उल्लंघन भी किया गया है दोस्तों। सबसे पहली बार इंदिरा गांधी के समय में ही किया गया था। अजीत रे की जो नियुक्ति थी उस समय ये मामला उठा था दोस्तों। तो परंपरा है, ये कोई आवश्यक नहीं है कि वरिष्ठतम को ही जो है नियुक्त किया जाएगा। और ये न्यायालय के जो मामले हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले हैं, वो आज तक विवादास्पद हैं दोस्तों, और उनमें बहुत सारे परिवर्तन होते रहे हैं। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, अगर हम कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल के विषय में भी जो प्रावधान किया गया है वो ये है कि 65 वर्ष की आयु तक, सुप्रीम कोर्ट की अपने बात कर रहे हैं, 65 वर्ष की आयु तक जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद धारण करते हैं। समय सीमा नहीं है कि 5 साल या 10 साल। अगर कोई मान लीजिएगा 62 साल की उम्र में बना है तो उसके पास में 3 ही साल बचते हैं, और अगर कोई 58 साल में ही बन गया तो उसके पास में देखिए 7 साल बन जाते हैं। तो ये जैसी भी कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। 5 साल और 10 साल की बजाय ये रखा गया है कि 65 वर्ष की आयु तक जो है ये पद धारण करते हैं। और त्याग पत्र अगर इनको देना हो तो वो भी त्याग पत्र
दे सकते हैं। कार्य करने की इच्छा नहीं हो या किसी भी कारणवश अगर वो त्याग पत्र देना चाहें तो सेवानिवृत्ति से पहले वो अपना त्याग पत्र भी दे सकते हैं। और त्याग पत्र वो किसको सौंपेंगे? त्याग पत्र जो सौंपा जाएगा वो राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं 124(3) की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बात की गई है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता। तो कौन बनेगा न्यायाधीश? कौन बनेगा न्यायाधीश? वो बनेगा जो सबसे पहली बात भारत का नागरिक होगा। दूसरा कि जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। योग्यता अनुभव के आधार पर है, और अनुभव जो है वो सबसे पहले हम बात करें उच्च न्यायालयों की, तो उच्च न्यायालय के अंदर, किसी भी उच्च न्यायालय के अंदर, भारत के किसी भी उच्च न्यायालय के अंदर 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश रह चुका हो। योग्यताओं में पहली बात अपने कर रही हैं, 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी न्यायालय के अंदर। वो 5 साल किसी एक कोर्ट का भी हो सकता है, और 5 साल का जो अनुभव है वो 5 कोर्ट का भी हो सकता है, कितने का भी हो सकता है। टोटल वो 5 वर्ष जो है उसने उच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो है वो वहां पर 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, यानी कि एडवोकेट रह चुका हो। दो बात, पहली बात हमने क्या की, 5 वर्ष तो वो क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट के अंदर न्यायाधीश रह चुका हो। अदरवाइज 10 साल, तो 10 साल क्या रह चुका हो, 10 साल वो रह चुका हो एडवोकेट हाई कोर्ट के अंदर। अगर वो भी नहीं है तो फिर राष्ट्रपति के अंदर कोई पारंगत विधिवक्ता होना चाहिए, यानी कोई जो है राष्ट्रपति उसको ये मान ले कि ये कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता है, जैसा अभी तक सुनने में नहीं आया है दोस्तों कि कोई ऐसा कार्य हुआ हो। तो 3 कंडीशन की अपनी बात करते हैं न्यायाधीश की योग्यता के संबंध में। देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, वो तो सबके लिए ही लागू है। 5 वर्ष का एक्सपीरियंस हो या 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में विधिवेत्ता हो। 5 साल का कहाँ होना चाहिए, 5 साल का होना चाहिए हाई कोर्ट के अंदर न्यायाधीश के रूप में। 10 साल वो एडवोकेट रहा हो, या फिर 10 साल वो एडवोकेट रहा हो कहाँ पर वो किसी भी उच्च न्यायालय के अंदर जो है वो 10 वर्ष तक एडवोकेट रह चुका हो, या राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता होना चाहिए। तीनों साथ में नहीं दोस्तों, तीनों में से कोई सी भी कंडीशन अगर पूरी हो जाए तो उसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलवाई जा सकती है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं 124(4) के संबंध में। 124(4) क्या कहता है कि न्यायाधीशों की पदमुक्ति किस प्रकार से होगी। यहाँ पर जो आधार दिए गए हैं वो 2 आधार हैं दोस्तों। एक तो है सिद्ध कदाचार, या फिर दूसरा क्या है, असमर्थता। यानी पदमुक्त किया जा सकता है सिद्ध कदाचार या कार्य असमर्थता के आधार पर। यानी या तो वो क्या कर दे, संसद के अंदर जो है विशेष बहुमत का प्रस्ताव पारित करके जो है उनको सिद्ध कर दे कि इसने कदाचार किया है, या फिर वो कार्य करने के अंदर क्या है, असमर्थ है। और विशेष बहुमत से अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है इनको पदमुक्त कर दिया जाता है दोस्तों। इसके अंदर जो है वो प्रस्ताव लाने के लिए राज्यसभा में 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है, और जो अपनी लोकसभा है उसके अंदर जो है 100 की आवश्यकता होती है। 100 की अनुमति के बाद में ही, 100 लोगों के सिग्नेचर के बाद में ही ये प्रस्ताव लाया जा सकता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं 124(5) के विषय में। इस संबंध में, यानी जो ऊपर वाली कंडीशन है, इसके संबंध में विधि निर्माण की जो शक्ति है वो संसद को दी गई है, किस प्रकार से कानून बनाए जाएंगे दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं 124(6) की। अनुच्छेद 124(6) क्या कहता है, ये इसके अंदर प्रावधान है मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की शपथ की। अन्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाएगा, तो उनको शपथ दिलवाने का कार्य करेगा राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति के द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति है उसके द्वारा जो है शपथ दिलाई जाती है, जिसका जो प्रारूप है वो अनुसूची नंबर 3 के अंदर आता है दोस्तों। इसके बाद में 124(7) की बात करें। 124(7) क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और अन्य जो भी न्यायाधीश है वो रिटायर होने के बाद में भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय के अंदर विधि व्यवसाय नहीं कर सकेगा। क्या कहा हमने कि रिटायर होने के बाद में, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश है चाहे वो अन्य न्यायाधीश है, वो भारत के क्षेत्र के अंदर, भारत राज्य क्षेत्र के अंदर किसी भी न्यायालय में विधि व्यवसाय नहीं कर पाएगा दोस्तों। उसके बाद में 125 की अगर हम बात करें, इसमें न्यायाधीशों के वेतन भत्ते हैं, कितने होंगे वो तय किया जाता है दोस्तों।
इसके बाद में 126 आता है। 126 के अंदर किसकी व्यवस्था की गई है, तो यहाँ कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की जो व्यवस्था है वो 126 के अंदर है। इसमें क्या कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश का पद या तो क्या है, खाली है, या तो अनुपस्थित है, या फिर वो कार्य करने में सक्षम नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो राष्ट्रपति है सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है दोस्तों। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो 126 है दोस्तों। यहाँ उच्चतम न्यायालय में बहुत सारे आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं दोस्तों, तो आप इनको अच्छे से सुनना और अच्छे से इनको याद आपको करना पड़ेगा दोस्तों। 127 की बात करें, 127 में क्या है, तदर्थ न्यायाधीश। अब तदर्थ न्यायाधीश की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 127 में की गई है। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति की अनुमति से तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तदर्थ न्यायाधीश की अनुमति कब की जाएगी, जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ये कहा जाए कि कोरम पूरा नहीं है, यानी सर्वोच्च न्यायालय का अगर कोरम पूरा नहीं है तो हम क्या करते हैं, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अब न्यायाधीश बनेगा तो किसको बनाया जाएगा, उसी को ना जो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तो वो हाई कोर्ट के किसी ऐसे न्यायाधीश को जो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, योग्यता प्राप्त कर चुका है, उसको तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की जाती है। तो ये होता है तदर्थ न्यायाधीश। और जब ये तदर्थ न्यायाधीश जो है वो तदर्थ न्यायाधीश के रूप में काम करेगा तो इसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अधिकार, शक्तियाँ और वेतन भत्ते मिलते हैं। इसको आप और आसान भाषा में इस तरह से समझ लीजिएगा, यदि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पर्याप्त संख्या के अंदर न्यायाधीश नहीं है तो हमें वहाँ पर न्यायाधीश की एक कार्यकारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिसे हम तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। अब तदर्थ न्यायाधीश कहाँ से आएगा, तो वो राज्य से आता है, यानी हाई कोर्ट से वो आता है। लेकिन कौन आएगा, ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता प्राप्त कर चुका है, ऐसे व्यक्ति को जो है यहाँ पर नियुक्त कर दिया जाएगा। और जब वो नियुक्त किया जाएगा, जब वो सीट उस पर बैठा है, न्यायाधीश की सीट पे बैठा है, तो उसको वेतन भत्ते और लाभ जो हैं वो सारे एक न्यायाधीश वाले ही मिलने हैं, सुप्रीम कोर्ट वाले ही मिलने हैं, यानी उसे सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश ही समझा जाएगा जब वो सीट पर बैठ जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे 128 नंबर अनुच्छेद की। 128 नंबर अनुच्छेद क्या कहता है, यदि कोई सेवानिवृत्त अवकाश प्राप्त न्यायाधीश है, हमने क्या कहा, संघीय न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के जो भी सेवानिवृत्त या अवकाश प्राप्त जो भी न्यायाधीश है, या हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश जो रिटायर हो गए लेकिन उस समय तक उनको न्यायाधीश नहीं बनाया गया था और वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता प्राप्त कर चुके थे, तो ऐसे लोगों को जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। वापस सुन लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति की अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में भाग लेने के लिए सेवानिवृत्त या अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को आमंत्रित कर सकता है। लेकिन वो कौन से होने चाहिए, वो ऐसे न्यायाधीश होंगे जो कि रिटायर हो गए लेकिन वो जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता प्राप्त कर चुके थे। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट की बैठक में भाग लेंगे, तो इनके जो अधिकार और शक्तियां हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की ही प्राप्त होती हैं। लेकिन इनके अंदर जो डिफरेंस रह गया वो ये है कि वेतन भत्ते जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। और जहां हमने तदर्थ जो न्यायाधीश थे उनको न्यायाधीश ही समझा था, इनको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा दोस्तों। तदर्थ में और यहाँ ये अंतर है कि इनको हम केवल बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं और ये रिटायर्ड हैं लेकिन ये योग्यता प्राप्त कर चुके थे। अब इनको जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अधिकार तो इनको मिलते हैं, लेकिन जो वेतन भत्ते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और साथ ही इन्हें जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 129 की। 129 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय है वो एक अभिलेख न्यायालय के रूप में यानी रिकॉर्ड न्यायालय के रूप में काम करता है। सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश हैं, जो भी डिसीजन हो चुके हैं, वो बाकी
न्यायालयों के लिए फैसले लेने का आधार का भी कार्य करता है, यानी ये क्या हो गया, एक प्रकार का अभिलेख न्यायालय होता है दोस्तों। इसके बाद में देखिए आर्टिकल 130 की बात करें तो 130 के अनुसार जो है सर्वोच्च न्यायालय का स्थान कहाँ होगा, तो दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय हमारा कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर है। इसके बाद में आर्टिकल 131 की बात करें तो 131 जो है हमारे सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकारों से संबंधित है। तो यहाँ हम वापस देख लेते हैं कि आर्टिकल 131 से लेकर के 143 तक जो है हमारे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों से संबंधित आते हैं दोस्तों। इनमें कुछ अलग भी हैं, लेकिन हम क्रमानुसार बात करेंगे। सबसे पहले 131 की बात करें तो ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक या मौलिक जो क्षेत्राधिकार है वो कौन से होंगे, जो इनके दायरे में आते हैं, जिनके केस जो हैं केवल सर्वोच्च न्यायालय के दायरे में आते हैं, यानी जिनके जो केस हैं वो केवल यहीं किए जाते हैं। एकमेव अधिकार है, यानी केवल और केवल ये जो केस होंगे वो सुप्रीम कोर्ट में किए जाएंगे, कहीं और अपने नहीं कर सकते। जैसे कोई संघ और राज्य का विवाद है तो 2 नंबर बात करें, कोई राज्य का विवाद है तो, तीसरा कि संघ राज्य या राज्य का कोई विवाद है। तो देखिएगा 2 प्रकार के राज्य हमारे यहाँ होते हैं, संघ राज्य हैं और एक राज्य है। तो अब इनको वापस आप एक सामान्य सी भाषा में या अपने विवेक से समझें कि राज्य के अंदर विवाद हो गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अगर एक राज्य का दूसरे केंद्र शासित राज्य से विवाद हो गया तो वो फिर अपने कहाँ जाएंगे, फिर भी अपने सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और अगर किसी राज्य का मामला हो गया केंद्र सरकार के साथ में, संघ राज्य के साथ में हो गया तो भी हमें कहाँ जाना होगा, सर्वोच्च न्यायालय। और कहाँ जा सकते हैं बताओ, यानी अगर हम कहीं राजस्थान का जो विवाद है पंजाब के साथ में होगा तो हम न तो पंजाब के कोर्ट में केस लड़ सकते हैं और न ही राजस्थान के अंदर फैसला होगा। इसका जो फैसला होगा वो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर होगा दोस्तों। आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा ये इसके मौलिक अधिकार हैं। इसके बाद में हम बात करें अनुच्छेद 132 की, तो 132 क्या कहते हैं, 132, 33, 34 ये जो हैं वो अपीलीय अधिकारों से संबंधित है, यानी जहां पर अपने उच्च के अंदर अपील कर सकते हैं। 132 क्या कहते हैं, संवैधानिक या सामान्य मामलों पर अपील की बात करता है। 133 जो है दीवानी मामलों पर अपील की बात करता है, दीवानी मामलों पर अपील की बात करता है। और 134 जो है फौजदारी मामलों पर अपील की बात करते हैं। फौजदारी मामले कौन से होंगे, जो लड़ाई झगड़े से संबंधित मामले होते हैं। दीवानी मामले जमीन जायदाद संपत्ति से संबंधित जो मामले होते हैं, या संवैधानिक मामले जो हैं उसके अंदर 132 की बात आती है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें अनुच्छेद 135 की, तो 135 क्या कहता है कि संघीय न्यायालय की अधिकारिता का जो प्रयोग है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। संघीय न्यायालय जो हमारा है जो था उसका जो अधिकारिता थी उसका प्रयोग जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा दोस्तों। फिर हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 136 की, 136 की। 136 क्या कहता है, इसके सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अपील की इजाज़त भी दी जा सकती है। SLP के नाम से अपने इसको जानते हैं, आगे हम इसको और डिटेल में भी अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद में देखिएगा अनुच्छेद 137 की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यायिक पुनरीक्षण। न्यायिक पुनरीक्षण क्या है, पहले तो इसको समझ लीजिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है कि संसद द्वारा विधि जो बनाई गई है, संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए और आर्टिकल 145 के अधीन रहते हुए, संसद ने जो विधि बनाई और आर्टिकल 145 के अधीन रहते हुए जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपने दिए हुए डिसीजंस की ही पुनः समीक्षा कर सकता है, दोबारा समीक्षा कर सकता है। और इसे ही हम न्यायिक पुनरीक्षण के नाम से जानते हैं, पुनर्निरीक्षण के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा आर्टिकल 138 की बात करें तो ये कहता है कि संसद के द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारिता में वृद्धि की जा सकती है। संसद करेगी सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि। 139 की बात करें तो 139 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए रिट जारी करने की जो शक्ति हमने देखी थी अनुच्छेद 32 में दी गई थी दोस्तों, तो उसके अलावा अगर किसी प्रकार का कोई मामला है तो भारत की जो संसद है अनुच्छेद 32 के प्रयोजन के अलावा भी जो है रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार, 139 के अनुसार। यानी एक 32 में देखिए रिट जारी करने के अधिकार उसके पास में थे, 5 प्रकार की जो है मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करने की शक्ति उसको दी गई थी। लेकिन उसके अलावा अगर कोई बात आती है तो फिर 139 की अपनी बात करते हैं दोस्तों। उसके बाद में देखिएगा आर्टिकल 140 की बात करें।
140 क्या कहता है, संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त और अनुपूरक शक्तियां प्रदान की जाएंगी। यानी ये क्या कहता है, प्रावधान करता है संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त और अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने का। 141 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो घोषित विधि है, सर्वोच्च न्यायालय ने जो विधि घोषित की है वो भारत के सभी राज्य क्षेत्रों में बाध्यकारी होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने जो कानून बनाए हैं वो भारत के सभी राज्य क्षेत्रों में या सभी न्यायालयों के अंदर बाध्यकारी होंगे दोस्तों। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 142 की। 142 क्या कहता है, 142 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेगा और उस अधिकारिता का प्रयोग करते हुए वो किसी भी मामले के अंदर आवश्यक आदेश, जिसे हम डिक्री भी कहते हैं, हुक्म भी कहते हैं, वो जारी कर सकता है। और ये याद रखेंगे हमेशा, संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए किसी भी व्यक्ति को, संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने और दस्तावेज प्रकट करने का आदेश भी वो दे सकता है दोस्तों। इसके बाद में आर्टिकल 143 की, जो राष्ट्रपति के द्वारा परामर्श मांगा जाता है, इसकी बात अपने पहले भी पिछले क्लास में कर चुके हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा 144 की बात करें, सभी न्यायिक व प्रशासनिक प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करेंगे। 144 क्या कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र में, ये कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र में सभी न्यायिक और प्रशासनिक जो प्राधिकारी हैं वो सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करेंगे। अनुच्छेद 145 क्या कहता है कि विधि के अधीन रहते हुए, यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से और संसद के जो द्वारा बनाई गई विधि है उसके अधीन रहते हुए अपनी कार्यप्रणाली के संबंध में निर्णय बना सकता है, नियम बना सकता है। यानी वापस सुन लीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, अपनी कार्यप्रणाली के संबंध में निर्णय, जो नियम है उनका निर्धारण कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से और संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए। 146 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय जो है अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति जो है वो न्यायाधीश के द्वारा की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय में जो भी अधिकारी हैं और जो सेवक हैं उनकी जो नियुक्तियां हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाएगी दोस्तों। 147 की बात करें, हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। इसमें देखिएगा निर्वाचन जो विधि है उसके अर्थ, उसके संबंध में जो है निर्देशन यहाँ दिए गए हैं दोस्तों। इसके बाद में हम आगे बात करें तो न्यायिक पुनरावलोकन की हम थोड़ी बात कर लेते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन हम कहते हैं कि संसद के द्वारा निर्मित और कार्यपालिका द्वारा लागू की गई, वापस सुन लीजिएगा, कि संसद के द्वारा निर्मित की गई और कार्यपालिका के द्वारा लागू की गई विधियों की संविधान के सापेक्ष जो है संविधान के आधार पर उनकी जांच करना और उन्हें वैध या अवैध घोषित करने की जो न्यायपालिका की शक्ति है उसे ही हम न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जानते हैं। इसको बिल्कुल साधारण भाषा में हम समझते हैं कि संसद ने जो भी कानून बनाए और उनको कार्यपालिका ने लागू कर दिया, ऐसी जो विधियां हैं उनको संविधान के हिसाब से जांच करना और उसे वैध या अवैध घोषित करना। यानी संसद ने जो कानून बनाए हैं उनको चेक करना कि ये संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं, फिर उसे यस और नो करना, यानी ये वैध हैं या फिर अवैध हैं, इसको जो है घोषित करने की शक्ति है न्यायपालिका की। ये जो शक्ति है इसे ही हम न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जानते हैं। हालांकि हमारे संविधान के अंदर न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ये जो अनुच्छेद हैं इनको आप हमेशा याद रखिएगा। 13 है, 32 है, 139 है, 226 है और 245 है, जो इन सभी का संबंध न्यायिक पुनरावलोकन से ही होता है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों मुख्य अनुच्छेद। इसके बाद में हम बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के विषय में, थोड़ा इनके डिटेल स्टडी अपने और कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान का जो भाग 5 है उसके अंदर अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 के अंदर जो है उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, उसके न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का उल्लेख जो है वो किया गया है दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं उच्चतम न्यायालय के गठन की। तो उच्चतम न्यायालय का जो गठन है वो 124 के अंतर्गत किया जाता है। 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। उस समय हमने बात की थी, जब स्थापना की गई थी तो उस समय हमारे यहाँ न्यायाधीशों की जो संख्या थी वो 8 थी। इसे हम 1+7 के रूप में जानते हैं, यानी 1 मुख्य न्यायाधीश और 7
अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे दोस्तों। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो 31 हैं, यानी 30 तो अन्य न्यायाधीश हैं और एक हमारे यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों। अब ये जो परिवर्तन हुआ 1956 के अंदर जो है 8 से बढ़कर के कितने हो गए, 10 हो गए, 60 के अंदर 13 हो गए, 77 के अंदर 18 हो गए, 86 के अंदर 26 हो गए और 2009 के अंदर बढ़कर के इनकी संख्या कितनी हो गई, 31 हो गई दोस्तों। और वर्तमान में कितने हैं, 31 हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों। फिर हम बात कर लेते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में। देखिएगा संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार, हालांकि स्पष्ट जो है इसमें कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है दोस्तों, लेकिन 124 की अगर हम बात करें तो 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति कोलेजियम की सलाह से करता है दोस्तों, कोलेजियम की सलाह से करता है। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है अन्य न्यायाधीश यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सलाह से की जाती है और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक होता है। अब इसको हम एक साधारण सी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम ये बात कहें कि मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया जाएगा, तो मुख्य न्यायाधीश हम बात कर चुके हैं जो हमारा सीनियर मोस्ट जो होगा यानी सबसे सीनियर जो न्यायाधीश है उसको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा और ये सीनियरिटी तय की जाती है उसके द्वारा की गई कार्य के आधार पर, कार्यावधि के आधार पर, कितने समय कार्य किया गया है, न कि एज के आधार पर। अगर कभी ऐसी कंडीशन आ गई कि दोनों ने समान समय कार्य किया है तो फिर हम देखेंगे कि किसने उच्चतम न्यायालय में ज़्यादा समय काम किया है, किसने उच्च न्यायालय के अंदर ज़्यादा समय काम किया है, तो उसी के आधार पर जो है सीनियरिटी तय की जाती है दोस्तों। अब इसमें जो होता है भारत का विधि मंत्री, क्योंकि हमें ये पता होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का CJI है जो वो कब रिटायर होने वाला है, तो जो रिटायर होने वाला है उससे सलाह मांगी जाती है कि आपके हिसाब से जो सीनियर है वो कौन है, तो वो अपने हिसाब से जो है वो रिकमेंड करता है और अगर उसे किसी प्रकार की शंका होती है तो एक जो है पैनल बैठता है और उस पैनल के आधार पर जो है वो एक नाम सजेस्ट करके विधि मंत्री को भेजता है और विधि मंत्री जो है वो उस नाम को भेजेगा प्रधानमंत्री के पास में और प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद की सलाह जो है वो उसी की मानी जाती है, तो प्रधानमंत्री उस नाम को रिकमेंड करके भेज देता है राष्ट्रपति के पास में और जैसे ही राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है तो राष्ट्रपति द्वारा उसको शपथ दिलवा दी जाएगी मुख्य न्यायाधीश के रूप के अंदर। ये जो मामला है वो काफ़ी पेचीदा है और शायद ही इससे ज़्यादा विवादास्पद कोई मामला है वो किसी और संस्था के अंदर रहा हो। 2015 के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था दोस्तों कि इनकी नियुक्ति जो है किस प्रकार से की जाए और इसके बाद में जो है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है। अब देखिएगा जो विधि मंत्री हैं अब उसका कोई लेना देना नहीं रह जाता है। अब राष्ट्रपति जो भी नियुक्ति करेगा वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करके और फिर उनकी नियुक्ति कर देता है अन्य न्यायाधीशों की दोस्तों। हालांकि सारे होते कार्य सरकार की सलाह से ही हैं, उनके अनुसार ही होते हैं। तो ये देखिएगा इस प्रकार से जो है इनकी नियुक्ति की जाती है दोस्तों। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श संबंधी विवाद कई हो चुके हैं, उन सभी विवादों की अपने बात कर लेते हैं। पहला जो न्यायाधीशों के मामले में जो मामला था वो था 1982 का और इसमें जो डिसीजन दिया गया वो ये था कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं है, केवल विचारों का आदान प्रदान है। फिर दूसरा जो मामला आता है वो आया था 1993 के अंदर, जब न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को बदलते हुए ये निर्णय दिया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्यता होगी, किंतु मुख्य न्यायाधीश यह सलाह उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से करेगा, विचार विमर्श से करेगा। तृतीय जो मामला आता है वो 1998 का था। इसमें जो है न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश को 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह लेनी होगी। यदि इसमें से 2 भी न्यायाधीश नियुक्ति के पक्ष में नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश नहीं भेजी जाती है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं 99वां संविधान संशोधन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 2014। इसमें जो है न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कोलेजियम प्रणाली को एक नए निकाय यानी एक आयोग बना दिया गया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। जैसे UPSC RPSC होती है ऐसे ही एक आयोग बना दिया गया
और ये आयोग काफ़ी चर्चा में भी रहा था। कुल मिलाकर के इस आयोग के जो प्रावधान थे वो इस प्रकार के थे कि जो हमारी सरकार है उसका हस्तक्षेप न्यायाधीशों की नियुक्ति में बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला था दोस्तों। तो इसे जो है 2015 के अंदर जो है संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत असंवैधानिक करार दिया गया और ये बाद में समाप्त हो गया था दोस्तों। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं न्यायाधीशों की योग्यताओं के संबंध में। न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या हो सकती हैं? अभी हमने इसकी बात पहले भी की थी कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे अनुभव होना चाहिए 2 प्रकार का, 5 वर्ष का, कम से कम 5 वर्षों के लिए वो किसी उच्च न्यायालय एक में भी हो सकता है और एक से ज़्यादा में भी हो सकता है न्यायाधीश रहना चाहिए, या फिर उसे 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए किसी हाई कोर्ट के अंदर, एक में हो सकता है, उससे ज़्यादा में भी हो सकता है, एडवोकेट रहा हो, या राष्ट्रपति ये मान ले कि प्रतिष्ठित न्यायवादी है, इसको कानून का बहुत ज़्यादा ज्ञान है, तो क्यों ना इसे जो है न्यायाधीश बना दिया जाए, अगर राष्ट्रपति ऐसा मत मानता है तो। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। इसके बाद में देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के संबंध में न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं किया गया है दोस्तों। इसके बाद में हम देख लेते हैं शपथ या प्रतिज्ञान। शपथ जो है वो कौन दिलवाएगा सर्वोच्च न्यायालय के लिए नियुक्त न्यायाधीश को अपना कार्यभार संभालने से पहले? राष्ट्रपति, या इस कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के द्वारा शपथ लेनी होती है दोस्तों। शपथ क्या होगी कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का बिना किसी भय या पक्षपात के पालन करूंगा, संविधान एवं विधि की मर्यादा बनाए रखूंगा। इस प्रकार की जो शपथ है वो उसके द्वारा ली जाती है दोस्तों। इससे पहले देखिएगा दोस्तों जो हमने बात की थी कि योग्यताओं से संबंधित, तो वहाँ से कई बार निम्न में से सत्य या असत्य के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं, तो इसलिए वो चीज़ें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। टेक्निकल चीज़ें हैं, सारी की सारी प्रोसेस हैं। जो पॉलिटी है उसके अंदर व्यवस्थाएं हैं कि कोई कार्य किस प्रकार से किया जाएगा। अगर आप किसी व्यवस्था को समझ लेंगे तो आपको उनको लंबे समय तक याद रखने की आवश्यकता नहीं होती, आप अपने आप इनको याद रख पाएंगे दोस्तों। तो ये टेक्निक्स हैं, इनको समझ लीजिएगा, कौन पात्र है या नहीं, या कोई कार्य किस प्रकार से होता है, तभी ये याद करना आसान होगा। इसके अलावा आर्टिकल हैं, उनको आपको रटना पड़ेगा, उनका कोई इलाज नहीं है। हाँ, लेकिन आप उनको आर्टिकल को नंबर वाइज याद करने के बजाय कोशिश करें कि आप उनको संदर्भ के अनुसार याद रखें। जैसे शपथ की बात आ गई तो शपथ वाले आर्टिकल को याद रखें, इसी प्रकार से ये चीज़ें याद रह पाएगी दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं न्यायाधीशों के कार्यकाल के विषय में। तो न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो तय नहीं किया गया है, संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि कितने साल का होगा। हाँ, इस संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं वो 3 प्रावधान आते हैं हमारे सामने। सबसे पहला जो है वो 65 वर्ष की आयु तक पदासीन रह सकता है। कितने साल तक? 65 वर्ष तक जो है वो न्यायाधीश रह सकता है। उसके मामले में किसी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा जो स्थापित संस्था है वही इसका निर्धारण करेगी दोस्तों। इसके अलावा क्या कर सकता है? अगर उसको काम करने की इच्छा नहीं है, कोई समस्या है, तो वो अपना एक लिखित त्यागपत्र भी दे सकता है। और ये त्यागपत्र वो किसको देगा? ये त्यागपत्र वो राष्ट्रपति को देगा दोस्तों। उसके बाद में देखिए, ये कोई जरूरी तो है नहीं ना कि उसको लगा दिया गया तो वो कार्य उसको करना ही पड़ेगा, सजा थोड़ी ना है। मतलब जब उसको ये लगे कि अब मैं कार्य नहीं करना चाहता तो वो अपनी इच्छा से त्यागपत्र भी तो दे सकता है ना। ये तो है नहीं कि उसको 57 साल की उम्र में उसको लगा दिया गया, अब उसको ये है कि 65 साल तक तेरे को काम करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता कि उसको काम करना ही पड़ेगा। अपनी इच्छा से भी तो अगर वो पहले पद छोड़ना चाहे तो वो लिखित त्याग पत्र दे करके भी अपना पद का त्याग कर सकता है। इसके अलावा अगर वो कुछ उल्टा पुल्टा करेगा तो फिर उसको संसद की सिफारिश पर हटाया भी जा सकता है, और हटाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये बिल्कुल भी न्यायपालिका के लिए अच्छी बात नहीं मानी जाती है। इसके बाद में देखिएगा हम बात कर लेते हैं न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कि कैसे हटा सकते हैं उसको। तो संसद के दोनों सदनों में पारित विशेष बहुमत यानी कुल का बहुमत और उपस्थित का 2/3 विशेष बहुमत द्वारा राष्ट्रपति के आदेश से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। किंतु न्यायाधीश को हटाने का आधार जो होगा वो क्या होगा? सिद्ध कदाचार व असमर्थता। ये 2 ही होंगे, या तो सिद्ध कदाचार या असमर्थता होगी। न्यायाधीश जांच अधिनियम में इसका उल्लेख जो है वो किया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध जो किया गया है। यहाँ दोस्तों याद रखना कि महाभियोग जो प्रक्रिया है वो केवल राष्ट्रपति के लिए ही अपनाई जाती है, बाकियों के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया
अब ये जो महाभियोग शब्द आता है वो न्यायाधीश जांच अधिनियम के अंतर्गत उसमें शामिल किया गया है, न कि हमारे संविधान के अंदर शामिल किया गया है। दोस्तों, न्यायाधीश को हटाने के लिए सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसमें लोकसभा से 100 सदस्यों के और राज्यसभा में अगर किया जा रहा है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है। सिंपल सी बात है। उसमें 500 से ज़्यादा लोग हैं तो 100 हो गए, और राज्यसभा में 250 लोग होते हैं तो कितने होंगे, तो उसी हिसाब से 100 के आधे, यानी जो है वो समानता एक प्रकार से उसमें रखी गई है, अनुपात एक प्रकार से वहाँ पे रखा गया है। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं कि लोकसभा से कितने सदस्यों के हस्ताक्षर 100 के और राज्यसभा से 50 सदस्यों के हस्ताक्षर जो है उसमें अनिवार्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो है राज्यसभा सभापति द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार भी किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति जो है वो चाहे तो इसको स्वीकार करे चाहे अस्वीकार करे, ये नहीं है कि वो उन्होंने प्रस्ताव रख दिया तो फिर माना ही जाएगा। दोस्तों, प्रस्ताव अगर स्वीकार कर लिया गया तो क्या होगा, तो प्रस्ताव स्वीकार करने की स्थिति में इसकी जांच के लिए एक 3 सदस्यीय समिति बैठाई जाएगी जो इसकी जांच करेगी कि वास्तव में इसने ये कार्य किया भी है या नहीं, सिद्ध कदाचार साबित होता भी है या नहीं होता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश और उच्चतम और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या प्रतिष्ठित जो न्यायवादी हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद में देखिएगा, यदि समिति द्वारा न्यायाधीश को आरोपों का दोषी माना जाता है, यानी समिति जो है ये प्रूव कर दे कि इस पे ये दोष बनते हैं, तो सदन इस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। समिति अगर आरोपों का दोषी मानती है तो फिर इस पे प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। दोस्तों, और विचार जब उसको किया जाएगा प्रस्ताव पर तो विशेष बहुमत से दोनों सदनों के अंदर पारित करना पड़ेगा, फिर इसे राष्ट्रपति के पास में भेजा जाएगा और अंत में राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पारित कर उसे पद से हटाया जा सकता है। सामान्यतः हम कहते हैं कि राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि कितनी जटिल प्रक्रिया यहाँ है। पहले तो कि किसी भी सदन में अगर प्रस्ताव लेकर के आना है तो प्रस्तावक चाहिए जिनके हस्ताक्षर हो, लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50। फिर उसके बाद में एक समिति बनेगी और वो उससे भी पहले देखिएगा जो उनके लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति है वो चाहे तो उसको स्वीकार करे या चाहे उसको स्वीकार न भी करे। स्वीकार करने के बाद में जो प्रोसेस होती है उसमें एक कमेटी बैठेगी, वो उसकी जांच करेगी तो कि सिद्ध कदाचार बनता भी है या नहीं बनता है। अगर बनता है तो फिर आरोपों का दोषी मान लिया जाए तो फिर इस प्रस्ताव पर संसद में जो है विचार किया जाता है, सदन में जो है विचार किया जाता है और फिर उसे विशेष बहुमत से दोनों के अंदर पारित करना पड़ेगा। फिर वो जाएगा राष्ट्रपति के पास में। अब राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है, तो राष्ट्रपति जो है न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पारित कर दे तो फिर उसे पद से हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है हमने देखी। दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अनुच्छेद 126 में था, राष्ट्रपति भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि कौन सा होगा जो योग्यता रखता होगा। राष्ट्रपति भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के द्वारा कर सकता है। कब? तब करेगा जब मुख्य न्यायाधीश का पद क्या हो, खाली हो, रिक्त हो, अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो और मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, इसके बाद में तदर्थ न्यायाधीश की बात अपने करें। तदर्थ न्यायाधीश जो है वो किसी समय अगर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो यानी गणपूर्ति कम है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कहाँ से लाएगा। मुख्य न्यायाधीश को गणपूर्ति करनी है तो उसे क्या चाहिए, न्यायाधीश चाहिए। वो न्यायाधीश कहाँ से लाएगा, वो न्यायाधीश लेकर के आता है उच्च न्यायालय से और उच्च न्यायालय से ऐसा न्यायाधीश लाएगा जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, वहाँ से लाएगा। लेकिन क्या वो स्थायी होगा, नहीं स्थायी नहीं होगा, अस्थायी है क्योंकि उसको अपॉइंट नहीं किया गया। अपॉइंट करने की हमने बात की थी किस प्रकार से उसका नाम जाएगा तब वो जाकर के यहाँ तक पहुँचता है। तो अस्थायी तौर पर उस न्यायाधीश को यहाँ पर लाया गया, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है और जब वो वहाँ जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही कार्य करता है, सारी जो सुविधाएं हैं उसको उसी प्रकार के मिलती हैं। लेकिन ये जो फैसला होगा उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति के बाद में ही होगा। दोस्तों, अगर उच्च न्यायालय मना कर देता है कि हम तो हमारे न्यायाधीश को नहीं भेज रहे हैं तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। या राष्ट्रपति की सहमति नहीं हो तो भी मतलब मुख्य न्यायाधीश अपनी मर्जी से ऐसा कार्य नहीं कर सकता। ऐसे न्यायाधीश को हम क्या कहते हैं, तदर्थ न्यायाधीश के नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। इसके बाद में
हम बात कर लेते हैं उच्चतम न्यायालय के स्वतंत्रता के विषय में दोस्तों। किन किन मामलों में क्या क्या उसको शक्तियां मिली हुई हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह से करता है। इसके बाद में कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सिद्ध कदाचार या दुर्व्यवहार के आधार पर ही हटाया जा सकता है दोस्तों। इसके अलावा देखिए सदन में न्यायाधीश, जो भी हमारा लोकसभा का सदन या राज्यसभा का सदन है, उसमें न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती है। प्रस्ताव एक अलग चीज था, लेकिन न्यायाधीशों के आचरण पर अपनी चर्चा नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते प्रशासनिक खर्च जो है भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। सदन में इस पर मतदान नहीं किया जा सकता है दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा न्यायालय को अपनी अवमानना, न्यायालय की अवमानना है तो उस पर दंड देने की शक्ति भी प्राप्त है यदि कोई न्यायालय की बात को नहीं मानता है तो। भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपने अधीन अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त करने की भी स्वतंत्रता प्राप्त है, यानी जो अपना अधीन जो भी कर्मचारी जो रखने हैं तो वो कौन रखेगा, वो खुद ही रखता है दोस्तों। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकते। अब हम देख लेते हैं न्यायालय की प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है जो है राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ न्यायालय के संचालन एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद में न्यायालय के संचालन और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है, खुद ही बनाएगा। संवैधानिक मामलों या संदर्भों को अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगर ऐसी बात है राष्ट्रपति से संबंधित है तो जो है कम से कम 5 न्यायाधीशों की एक बेंच बैठेगी, वही उसमें बात करती है। इसके अलावा कोई मामला है तो 3 न्यायाधीश वाली जो पीठ है उसके द्वारा तय किए जाते हैं। ये जो निर्णय है वो खुले न्यायालय द्वारा दिए जाते हैं और सारे निर्णय जो है किससे लिए जाते हैं, बहुमत से लिए जाते हैं दोस्तों। यदि अलग अलग मत होते हैं तो न्यायाधीश एक दूसरे से असहमत या असहमति की राय या निर्णय भी दे सकते हैं। कि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित है तो 5 न्यायाधीशों की पीठ बैठेगी। संवैधानिक मामलों की अपनी बात करें, संवैधानिक व्याख्या का मामला हो, संवैधानिक मामला हो तो 5 न्यायाधीशों की एक पीठ बैठेगी जब राष्ट्रपति इस प्रकार की सलाह जो मांगता है तो फिर। लेकिन अन्य कोई मामले हैं तो अन्य सभी मामलों के अंदर 3 न्यायाधीशों की एक पीठ बैठती है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार, कहाँ तक उसकी पावर चलती है, कौन कौन से उसके दायरे में आते हैं। संविधान, भारतीय जो संविधान है उसके द्वारा उच्चतम न्यायालय को बहुत सारी शक्तियां और क्षेत्राधिकार दिए गए हैं। ब्रिटेन का जो उच्च सदन है उसी की तरह भारत में उच्चतम न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी प्राप्त है। इसे हम निम्न भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। हम पढ़ेंगे सबसे पहले मूल आरंभिक क्षेत्राधिकार को, फिर हम बात करेंगे अपीलीय क्षेत्राधिकारों की, फिर हम बात करेंगे परामर्श या सलाहकारी क्षेत्राधिकार और अंत में न्यायिक समीक्षा की बात आती है दोस्तों। तो ये जो 4 हैं जो इन वर्गों में वर्गीकृत अपने कर करके अध्ययन किया करते हैं कि जो उच्चतम न्यायालय की शक्तियां हैं और क्षेत्राधिकार है। तो कौन कौन से क्षेत्राधिकार है, मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, परामर्शकारी और न्यायिक समीक्षा के अधिकार। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं मूल क्षेत्राधिकारों की। तो मूल क्षेत्राधिकार कौन से हैं, ये वो क्षेत्राधिकार हैं या ऐसे मामले जिनके मामलों की सुनवाई सीधे उच्चतम न्यायालय यानी इसी न्यायालय में हो सकती है और किसी में नहीं। ऐसे मामलों में निचली अदालत में सुनवाई आवश्यक नहीं है। उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में निर्णायक भूमिका निभाता है। उच्चतम न्यायालय के जो मूल क्षेत्राधिकार है उसमें कौन कौन से मामले आते हैं तो हम देख लेते हैं। केंद्र व राज्यों के संबंध में कोई भी विवाद है तो, दूसरा हम बात करें 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य कोई बात हो जाए तो, तीसरी कि मूल अधिकारों से संबंधित कोई मामला है तो फिर यहीं आते हैं। इसके अलावा देखिएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई मामला हो तो भी वो यहीं पर आता है। यानी केंद्र व राज्य के मध्य, राज्य के मध्य, राज्य और संघ राज्य के मध्य या मूल अधिकारों से संबंधित या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित मामला कोई हो तो। इसके बाद में हम बात करते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी अपील करनी है। एक निम्न जो न्यायालय है उससे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के अंदर अपील की बात अपनी कर रहे हैं। तो उच्चतम न्यायालय को अपने अधीनस्थ उच्च न्यायालयों के जो डिसीजन है उनके विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। यदि हमने कहा उच्च न्यायालय ने जो डिसीजन दिया तो क्या वो सही था, अगर आपको ये लगता है ये सही नहीं है तो उसके विरुद्ध जो है अपील की जा सकती है। और वो अपील कहाँ करेंगे, उच्चतम न्यायालय। उसके बाद में फिर कोई न्यायालय नहीं बचता है दोस्तों अपील करने के लिए। तो इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के निर्णय
के विरुद्ध जो है वो उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है दोस्तों। किसी भी उच्च न्यायालय के डिसीजन के विरुद्ध जो है वो उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, लेकिन उच्च न्यायालय को ये प्रमाण पत्र देना होता है कि ये मुकदमा उच्चतम न्यायालय में अपील करने के योग्य है या वैध है। अपीलीय क्षेत्राधिकार को हम 4 भागों में बांट करके देखते हैं। क्या कहा हमने? उच्च न्यायालय का कोई मामला है, अगर कोई उससे संतुष्ट नहीं है, उसको ये लगता है कि ये डिसीजन सही नहीं है, तो उस डिसीजन के विरुद्ध जो है उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। हाँ, इसमें जो उच्च न्यायालय है वो एक प्रमाण पत्र देगा, उसके बाद में जो मामला है वो वहाँ जाता है कि ये अपील करने के योग्य है। इस अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 वर्गों में बांटती हैं। पहला तो हो गया संवैधानिक मामले। अगर कोई मामले संवैधानिक व्याख्या कहें तो इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है, बशर्ते उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि उस मामले का संबंध जो है वो संविधान की व्याख्या से जुड़े किसी वास्तविक प्रसंग से है, और इसमें संविधान की व्याख्या आवश्यक है। हमने कहा कि संवैधानिक व्याख्या का अगर कोई मामला है, उच्च न्यायालय के अंदर कोई ऐसी बात है, तो फिर जो मामला है ट्रांसफर किया जा सकता है उच्चतम न्यायालय के अंदर अपील के रूप में। यदि ऐसा उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित न किया जाए तो भी उच्चतम न्यायालय किसी महत्वपूर्ण मामले में अपील की जा सकती है, अगर यहाँ जो है प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा दीवानी मामले। दीवानी मामले कौन से होते हैं? दीवानी मामले के अंदर देखिए जो संपत्ति से संबंधित, धन संपत्ति से संबंधित जो मामले हैं, उच्च न्यायालय के जो डिसीजन है उनके विरुद्ध जो है हम उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामलों का संबंध सार्वजनिक महत्व से है और मामले का निर्णय उच्चतम न्यायालय में किया जाना आवश्यक है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं फौजदारी मामले। फौजदारी मामले कौन से होते हैं? जो मार पिटाई के जो मामले होते हैं वो। फौजदारी मामलों में भी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। कब की जा सकती हैं? जब किसी अपराधी को अधीनस्थ न्यायालय ने छोड़ दिया हो, यानी किसी ने मर्डर किया और उसको छोड़ दिया गया, उच्च न्यायालय में अपील करने पर उसे, या फिर क्या किया गया हो, उच्च न्यायालय में उसे मृत्युदंड दिया गया हो, तो भी हम वहां पर उसको लेकर के जा सकते हैं। और यदि किसी मामले में उच्च न्यायालय ने अपने अधीनस्थ न्यायालय से, यदि किसी मामले को उच्च न्यायालय ने अपने अधीनस्थ न्यायालय से लेकर अपने पास में हस्तांतरित किया हो और अपराधी को मृत्युदंड दे दिया गया हो, यानी निचले कोर्ट से ऊपर आया और उसको मृत्युदंड दे दिया गया हो, यानी मृत्युदंड का कोई मामला है, तो भी हम वहां पर लेकर के जा सकते हैं। या फिर किसी अपराधी को किसी अधीनस्थ न्यायालय ने छोड़ दिया गया हो, जब न्याय नहीं मिल रहा है, तो हम फौजदारी मामलों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं दोस्तों। विशिष्ट मामले कौन से होते हैं कि इसके अंतर्गत जो है उच्चतम न्यायालय भारत के न्याय क्षेत्र में किसी न्यायालय अथवा अधिग्रहण द्वारा किसी वाद या मामलों में दिए गए किसी निर्णय में डिक्री, अवधारणा, दंडादेश की विशेष अनुमति भी दे सकता है। ये क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय भारत के न्याय क्षेत्र में आने वाले किसी न्यायालय या किसी अधिग्रहण द्वारा कोई वाद या मामला है जिसमें कोई डिक्री या ऑर्डर दिया जा चुका है, अवधारणा है, दंडादेश की विशेष अनुमति भी दे सकता है दोस्तों। लेकिन सशस्त्र बलों में किसी भी प्रकार की विधि द्वारा उसके अधीन गठित किसी न्यायालय द्वारा अधिग्रहण किए गए किसी निर्णय के संबंध में उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त नहीं होगी दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की। ये क्षेत्राधिकार कौन से हैं? तो अनुच्छेद 143 में आते हैं। इसके अनुसार राष्ट्रपति को जो है 2 मामलों में उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार होता है। 143 क्या कहता है? राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। कौन से मामले हैं वो? नंबर 1, सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर जो है विधि से संबंधित हो, यानी सार्वजनिक महत्व का कोई मामला है जो विधि यानी लॉ से रिलेटेड हो। इसके बाद में कोई पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता, सनद, ऐसा कोई मामला है जिस पर विवाद उत्पन्न हो गया, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सलाह ली जा सकती है दोस्तों। प्रथम मामले में उच्चतम न्यायालय अपना मत दे भी सकता है और नहीं भी। सार्वजनिक महत्व को अपना दे ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन दूसरे मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को अपना मत देना जो है वो अनिवार्य हुआ करता है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा हम बात करते हैं अभिलेख न्यायालय की। अभिलेख न्यायालय क्या होता है? अनुच्छेद 129 में इसका उल्लेख था। अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के जो अभिलेख हैं उनको न्यायालय के रूप में 2 शक्तियां प्राप्त हैं। कौन कौन सी? कि उच्चतम न्यायालय के फैसले सर्वकालिक अभिलेख और साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे और इनके आधार पर जो है अन्य न्यायालयों में निर्णय दिए जाते हैं दोस्तों।
उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये वो तो सुप्रीम है, उसके विरुद्ध कहाँ अपील करेंगे आप। उच्च न्यायालय का है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो फिर कहाँ जाएंगे, उसके ऊपर हमारे पास में कोई अपीलीय न्यायालय नहीं है दोस्तों। अब क्या होगा कि उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार भी है कि वह अपनी अवमानना के लिए दंड दे सके। इसके लिए 6 माह का जेल और 2000 रुपये का अर्थदंड या फिर दोनों भी हो सकती हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं न्यायिक समीक्षा की। न्यायिक समीक्षा क्या है? उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा करने की भी शक्ति है, अधिकार है। यानी उच्चतम न्यायालय को यह प्रतीत हो कि इसके द्वारा दिया गया कोई जो डिसीजन है वो किसी पक्ष के प्रति न्याय नहीं हुआ है, तो वो खुद अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है और उसमें आवश्यक परिवर्तन भी कर सकता है दोस्तों। क्या कहा हमने? न्यायिक समीक्षा क्या है कि उच्चतम न्यायालय अपने ही जो डिसीजन है उसको ये लगे कि इनमें जो है न्याय नहीं हुआ है तो उन पर पुनर्विचार भी कर सकता है और उनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी कर सकता है दोस्तों। मौलिक अधिकारों की रक्षा की शक्ति भी उसके पास में होती है। उच्चतम न्यायालय को किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करने पर 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। हमने मूल अधिकारों में भी देखा था 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और उत्प्रेषण, इसके अलावा देखिए प्रतिषेध, और फिर आता है अधिकार परीक्षा। ये हम अपने मूल अधिकारों के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो मूल अधिकारों वाला जो टॉपिक है वो आप उसको देख लीजिएगा दोस्तों। तो उच्च न्यायालय जो है इसकी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 214 से 237 के मध्य। तो सबसे पहली बात हमें यही याद रखनी है किन किन आर्टिकलों के मध्य ये है, कौन कौन से आर्टिकल्स में है। तो 214 से 237 आर्टिकल में इसकी व्यवस्था की गई है। भारत में अगर हम सबसे पहले बात करें उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान किया गया तो 1861 के अधिनियम के तहत किया गया था दोस्तों। और सर्वप्रथम जो है मुंबई, मद्रास, कहाँ देखिएगा, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में जो है 1862 में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी दोस्तों। तो ये तो थोड़ी सी हिस्टोरिकल बातें थी। राज्य स्तर पर जो सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका है वो उच्च न्यायालय निभाया करता है। अभी हमने बात भी की दोस्तों कि जिस प्रकार से केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है उसी प्रकार से राज्य के अंदर उच्च न्यायालय कार्य करता है दोस्तों। तो अब हम ये जानें कि उच्च न्यायालय का गठन है वो कब किया जाता है, किसके तहत किया जाता है। तो अनुच्छेद 214, आर्टिकल 214 को बड़े अच्छे से याद रखना है। आर्टिकल 214 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जो हमारे संविधान में जो व्यवस्था की गई है वो है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। तो यानी हर राज्य के अंदर एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। लेकिन अभी की हम बात करें तो 25 उच्च न्यायालय हैं। तो फिर बाकी जो राज्य कहाँ गए? 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं आज की स्थिति के अंदर। तो फिर देखिएगा बाकी जो राज्य हैं उनके उच्च न्यायालयों का क्या होगा। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 231 है वो उसके बाद में और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके तहत जो कहा गया है कि संसद विधि बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों या किसी राज्य व संघ शासित प्रदेश हेतु एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। देखिए जिस प्रकार से हमने ये कहा कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, उसी प्रकार से आर्टिकल 231 में ये व्यवस्था की गई है संसद विधि बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्य और संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करते हुए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है दोस्तों। तो हम समझ चुके हैं जहां आर्टिकल 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन हमारे पास में अगर संसाधन कम है तो हम क्या कर सकते हैं, 2-3 राज्य या फिर 2 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी किसी को भी मिला करके हम एक उच्च न्यायालय का विस्तार कर सकते हैं। एक उच्च न्यायालय की स्थापना 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी की जा सकती है दोस्तों। अब देखिएगा आर्टिकल 230 है वो भी इसी से संबंधित है दोस्तों। ये क्या कहता है कि किसी उच्च न्यायालय का विस्तार केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी किया जा सकता है। तो देखिएगा 3 आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। 214 तो कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, और आर्टिकल 231 ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या राज्य और संघ शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, वो करेगी संसद।
ये अधिकार किसके पास में है? संसद के पास में है। और आर्टिकल 230 कहता है कि उच्च न्यायालय का जो विस्तार है वो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी किया जा सकता है, उसका विस्तार केंद्र शासित प्रदेशों तक भी हो सकता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं संयुक्त उच्च न्यायालय कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं। तो देखिएगा दोस्तों, चंडीगढ़ जो उच्च न्यायालय है वो काम करता है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए, यानी इन सभी के लिए जो उच्च न्यायालय है उसकी व्यवस्था चंडीगढ़ में की गई है। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के नाम से ये जाना जाता है। फिर हम बात करें मुंबई उच्च न्यायालय की, तो ये महाराष्ट्र के लिए है, ये गोवा के लिए है, दमन और दीव के लिए है, और साथ ही ये काम करता है दादर और नागर हवेली के लिए दोस्तों। इसके बाद में मद्रास हाई कोर्ट, भले ही नाम परिवर्तित हो गया हो लेकिन हाई कोर्ट का नाम तो आज भी क्या है? मद्रास हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है, और ये काम करता है तमिलनाडु के लिए, और साथ ही हम इसको देख सकते हैं पुडुचेरी के लिए। यानी इन दोनों के लिए कौन सा हाई कोर्ट है? मद्रास हाई कोर्ट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 2 राज्यों के लिए भी हो सकता है और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी एक हाई कोर्ट की व्यवस्था संसद के द्वारा की जा सकती है दोस्तों। कलकत्ता हाई कोर्ट की बात करें तो ये देखिएगा पश्चिमी बंगाल के लिए है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए भी ये काम करता है दोस्तों। एर्नाकुलम हाई कोर्ट की बात करें तो ये केरल और लक्षद्वीप के लिए काम करता है। और आगे बात करें तो गुवाहाटी हाई कोर्ट की बात करें तो ये असम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, और नागालैंड तथा मिजोरम जो राज्य हैं उनके लिए एक ही हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है और वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि चंडीगढ़, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, एर्नाकुलम और गुवाहाटी हाई कोर्ट ऐसे हाई कोर्ट हैं जो 2 से अधिक राज्यों के लिए भी काम करते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी काम करते हैं, यानी जिनका जो विस्तार है एक राज्य से ज़्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है दोस्तों। इसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 241 की। तो आर्टिकल 241 में ये व्यवस्था की गई है कि अगर संसद चाहे तो संसद को अधिकार है कि वो संघ शासित राज्यों के लिए भी अलग उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। यानी किसी संघ शासित राज्य के लिए अलग से उच्च न्यायालय की स्थापना करनी है तो वो भी की जा सकती है आर्टिकल 241 के अंतर्गत। और करेगी कौन? करने का अधिकार किसके पास में है? तो वो संसद के पास में है। और ऐसा हुआ भी 1966 के अंदर। संघ शासित राज्य है दिल्ली, और दिल्ली के लिए जो है अलग से उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। दिल्ली ही ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, संघ शासित राज्य है जिसका अपना खुद का उच्च न्यायालय है दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा थोड़ा जो परिवर्तन हुआ 26 जनवरी 2013 की बात करें तो जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, इनको गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अधिकारिता से अपवर्जित कर उनके लिए अलग अलग जो है पृथक पृथक उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी, उच्च न्यायालयों का गठन किया गया था दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा अभी की बात करें तो वर्तमान जो हमारा देश है उसके अंदर 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 हैं। बिल्कुल अपडेटेड है दोस्तों, 25 उच्च न्यायालय है। और 25वां कौन सा है? अमरावती में स्थापित किया गया है दोस्तों। कहाँ स्थापित किया गया है? अमरावती के अंदर। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 216 की। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों। ये क्या कहता है कि उच्च न्यायालय के अंदर जो है एक मुख्य न्यायाधीश होगा और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों। यहाँ हम 2 बात समझते हैं। एक तो कि जो उच्च न्यायालय है उसके अंदर कौन कौन होंगे? एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे, यानी न्यायाधीशों की संख्या है जो निश्चित नहीं होती है। इसीलिए अलग अलग जो उच्च न्यायालय हैं हर राज्य के अंदर न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग हुआ करती है दोस्तों। और दूसरी बात ये कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो 216 से हमें ये पता चलता है कि जो उच्च न्यायालय होगा उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों। अब देखिएगा किसी राज्य में उच्च न्यायालय होगा या नहीं होगा, 2 राज्यों का एक होगा, इससे संबंधित कोई भी व्यवस्था है उसमें परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो किसके पास में है? संसद के पास में है। समझ लीजिएगा इसको। क्या कहा हमने? राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना, यानी किसी राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना करनी है, एक बात। दूसरी बात कि 2 राज्यों का एक उच्च न्यायालय बनाना है या उसकी व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन करना है, तो ये सारे परिवर्तन करने का, दोनों परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास में है? संसद के पास में। यानी संसद तय करेगी कि किसी राज्य में कब उच्च न्यायालय की स्थापना करनी है, कहाँ की जाएगी, वो सारी जो पावर है वो संसद के पास में है। लेकिन
किस राज्य में कितने न्यायाधीश होंगे, ये संख्या निश्चित करने का जो अधिकार है वो किसके पास में है, वो राष्ट्रपति के पास में। यानी संख्या तो डिसाइड कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों देखिएगा हम बात कर लेते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं के संबंध में, जो कि दिया हुआ है आर्टिकल 217 के 2 के अंदर। अब हम देखें कि कौन बन सकता है न्यायाधीश, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश कौन बन सकता है। तो सबसे पहली बात कि वो होना चाहिए भारत का नागरिक। दूसरी बात कि वो 62 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो। आयु की बात करें, न्यूनतम की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं 62 वर्ष की आयु पूरा न कर चुका हो। अगर 62 वर्ष का होगा तो रिटायर ही होने की उम्र हो जाएगी ना, उसको बना के क्या करेंगे अपनी। तो पहली बात कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात कि 62 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो दोस्तों। दूसरी बात कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी कम से कम 10 वर्ष तक, कौन से समय सीमा दी हमने, 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, यानी एडवोकेट का काम किया हो उसने, कहीं भी किसी भी उच्च न्यायालय के अंदर कम से कम 10 साल तक जो है उसने उच्च न्यायालय के अंदर एडवोकेट के तौर पे कार्य किया हो दोस्तों। अब देखिएगा ये जो 10 साल हैं वो एक से भी हो सकते हैं और अलग अलग राज्यों से भी हो सकते हैं दोस्तों। किसी उच्च न्यायालय के अन्य न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष का न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या हमने क्या कहा, किसी उच्च न्यायालय के अन्य न्यायालयों में कम से कम जो है 10 वर्ष या तो कोई किसी न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, या 10 वर्ष तक जो है उच्च न्यायालय के अंदर जो है अधिवक्ता रह चुका हो, तो ऐसे व्यक्ति को जो है अधिकार होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने का दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा नियुक्ति की बात करें, नियुक्ति कौन करता है, तो अनुच्छेद 217(1) के अंदर इसका प्रावधान है। इसके अनुसार राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करता है। देखिएगा राष्ट्रपति को क्या करना है, किसी राज्य के अंदर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाना है। अब वो लायक है या नहीं, तो वो सर्वोच्च जो हमारा न्यायाधीश है उससे पूछा जाना चाहिए। तो वो मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जब करता है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उससे परामर्श लेता है। दूसरी बात कि जिस राज्य में लगाया जा रहा है वहां से जो राज्यपाल है उससे भी परामर्श करना होता है। ये तो दिया गया है संविधान के अंदर, लेकिन व्यवहारिक तौर पर जो है इस प्रकार से नियुक्ति नहीं हुआ करती है दोस्तों, एक कोलेजियम के द्वारा नियुक्ति होती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होगी, अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल और संघ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद में करता है दोस्तों। यहाँ देखिएगा समझ लेते हैं हम कि अगर हमें बनाना है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तो हम परामर्श लेंगे, राष्ट्रपति जो है वो परामर्श लेंगे किससे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, और दूसरी बात करेंगे वहाँ के राज्यपाल से जिस राज्य में लगाया जाना है। अब मुख्य न्यायाधीश तो देखिएगा लग चुका है, अब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो राष्ट्रपति किससे पूछेगा, तो सबसे बड़ा जो न्यायाधीश है उससे तो पूछना ही पूछना है। उसके बाद में राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश हो गया मुख्य न्यायाधीश, उससे भी पूछना पड़ेगा और राज्य के राज्यपाल से भी पूछ सकता है। तो ये जो है वो पावर होती है इनके पास में, राष्ट्रपति के पास में सलाह से कार्य करने की, परामर्श करने के बाद में इनको लगाता है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर जो है इस प्रकार से नियुक्ति नहीं होती, राष्ट्रपति कोलेजियम जो बना हुआ है उसकी सिफारिश पर कार्य होता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं शपथ की। तो क्या न्यायाधीश जो है ये शपथ लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। आर्टिकल 219 के अंदर जो है शपथ की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 219 के तहत क्या है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको जो है राज्यपाल या नामित व्यक्ति जो है वो शपथ दिलवाने का कार्य करता है। कौन सी शपथ दिलवाएगा, जो अनुसूची 3 के अंदर जो प्रारूप दिया हुआ है उसी प्रारूप के अनुरूप जो है उसको शपथ दिलवाने का कार्य करता है। और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको शपथ दिलवा देगा मुख्य न्यायाधीश। तो 219 क्या कहता है कि जो मुख्य न्यायाधीश है उसको राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा नामित कोई व्यक्ति है अनुसूची 3 के प्रारूप के अनुसार शपथ देखिए दिलवा देगा, और वो जो मुख्य न्यायाधीश है फिर वो अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलवाने का कार्य करता है। वेतन भत्तों की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 221 में क्या कहा गया है कि न्यायाधीशों के जो वेतन भत्ते हैं उनको निर्धारित किया गया है जो राज्य की संचित निधि में से दिए जाएंगे। अब देखिएगा वेतन भत्ते तो कहाँ से दिए जाएंगे, राज्यों की संचित निधि में से, लेकिन पेंशन जो दी जाएगी वो दी जाएगी केंद्र की संचित निधि से। कारण
कि हमें नहीं पता कि कौन कौन से राज्य में उसने काम किया है। वो 4-5 राज्यों में काम कर चुका है तो फिर ये मुश्किल हो जाता है कि कौन से वाला जो है उसको अपने संचित निधि में से वेतन देगा या फिर उसको पेंशन देगा। तो ये जो पेंशन का मामला है वो केंद्र सरकार के पास में चला जाता है, केंद्र की संचित निधि है वहाँ से उसको दिया जाता है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की बात करें तो वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपना त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को। किसने लगाया था? राष्ट्रपति ने लगाया था, तो फिर त्याग पत्र भी किसको देगा? वो अपना त्याग पत्र जो है वो राष्ट्रपति को देता है दोस्तों। पदावधि, ये कितने साल तक कार्य कर सकता है? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो मैक्सिमम कितने साल, या तो 6 साल काम कर सकते हैं या 62 साल की आयु तक। अगर वो 58 साल की आयु में लगा तो उसको 62 साल में रिटायर हो जाना है। अगर वो 50 साल की उम्र में लगा तो फिर 56 साल तक उसको काम करना है, यानी 6 साल से किसी प्रकार से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और 62 वर्ष की जो आयु है वो उसको पार नहीं करनी होती है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा पद त्याग की बात करें कि क्या वो उसको पदावधि पूर्ण होने से पहले हटाया जा सकता है या वो खुद त्याग पत्र दे सकता है। बिल्कुल राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर के पद को छोड़ सकता है, या फिर संसद द्वारा महाभियोग जैसी पद्धति के द्वारा भी उसको हटाया जा सकता है दोस्तों। तो देख लेते हैं न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो देखिएगा अनुच्छेद 217 है, उसी के अंदर इसका प्रावधान किया गया है। जो प्रक्रिया है उसको जान लेते हैं। पहली बात तो कि किस आधार पर हटाया जा सकता है, तो कदाचार या अक्षमता के आधार पर उसको हटाया जा सकता है दोस्तों। और इसको हटाने से संबंधित जो प्रस्ताव है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है दोस्तों। पहली बात कि किस आधार पे हटाएंगे, तो कदाचार और अक्षमता के आधार पर हम इसको हटा सकते हैं। दूसरी बात कि प्रस्ताव कौन से सदन में लाया जाएगा, तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर लाया जाएगा लोकसभा में तो 100 सदस्य हैं, और अगर लाया जाएगा राज्यसभा में तो 50 सदस्यों का समर्थन जो है वो होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद में जो है जांच कौन करेगा, तो जांच संबंधित सदन का जो अध्यक्ष है उसके द्वारा करवाई जाती है। संसद में उसके बाद में चर्चा होगी, लेकिन चर्चा से 14 दिन पहले जो है उसको सूचना देनी आवश्यक होती है दोस्तों। फिर देखिएगा दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से अगर वो जो प्रस्ताव है वो पास हो जाए तो फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में जो है उस न्यायाधीश को पद से हटा दिया जाता है दोस्तों। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की। ये प्रश्न बहुत आते हैं दोस्तों, इनको ध्यान दिया करो। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक क्या कहा हमने, देखिए कार्यवाहक है काम चलाऊ की बात अपने कर रहे हैं दोस्तों। जब हमें काम चलाना है, परमानेंट नहीं है, ये कार्यवाहक है। जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, यानी एक तो बात हमने क्या कही, जब मुख्य न्यायाधीश का पद क्या है, खाली है। हमने क्या कह रहे हैं, वापस सुन लीजिएगा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, यानी मुख्य न्यायाधीश अभी नहीं है, तभी तो हमें कोई ना कोई कार्यवाहक बनाना पड़ेगा ना। जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद क्या हो, या तो रिक्त है, या जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, अनुपस्थिति के कारण, या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में वो क्या हो, असमर्थ हो। यानी जब क्या कहा, मुख्य न्यायाधीश किसी प्रकार से सीट पर नहीं है तो क्या होगा, राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों में से किसी को मुख्य न्यायाधीश के कार्यों का निर्वहन करने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। ये बात है आर्टिकल 223 की। तो क्या करेगा, देखिए किसी प्रकार से अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, अन्य न्यायाधीशों में से किसी को भी मुख्य न्यायाधीश का पद सौंप सकता है कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में। देखिएगा हमने क्या कहा, अन्य न्यायाधीशों में से किसी को, किसी का मतलब यहाँ सीनियरिटी नहीं देखी जा रही है। राष्ट्रपति को जो अच्छा लगेगा उसको कार्यवाहक बना सकता है, ऐसा नहीं है कि जो सीनियर मोस्ट होगा उसी को बनाया जाएगा दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा अपर न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश की बात करें, ये कब होगा, जब किसी उच्च न्यायालय में कार्य जो है अस्थायी रूप से बढ़ गया है, यानी कोई ऐसे मामले हैं जो एक बार एक समय के अंदर बहुत ज़्यादा हो गए, या बकाया काम पेंडिंग बहुत ज़्यादा पड़ा है। तो राष्ट्रपति को जब ये लगे कि कार्य निपटाने के लिए और अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है, राष्ट्रपति, हमने कहा ना संख्या वगैरह का जो भी डिसीजन है वो राष्ट्रपति लेता है। जब हमने कहा उच्च न्यायालय के अंदर कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ गए या पेंडिंग काम पड़े हैं और राष्ट्रपति को ये लगे कि अभी जो न्यायाधीश है वो पर्याप्त नहीं है, तो और न्यायाधीशों की व्यवस्था करने की आवश्यकता है,
तो राष्ट्रपति क्या करेगा, तो न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने योग्य, हाँ लगाएगा किसको, योग्य व्यक्ति को। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो योग्यता रखता है उसको अधिकतम जो है वो 2 वर्ष की अवधि के लिए अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ये दिया गया है आर्टिकल 224 में। 223 में तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात है दोस्तों। दूसरी ये कंडीशन है, देखिएगा बिल्कुल आप इनको व्यवहारिक तौर से देखिएगा। मान लीजिएगा मुख्य न्यायाधीश आज नहीं है, किसी भी कारण से सीट पर नहीं है, तो फिर उसके कार्य को कौन संभालेगा, तो इसके लिए राष्ट्रपति जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और वो अन्य न्यायाधीशों में से किसी को भी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना सकता है, जो हमने आर्टिकल 223 में देखा था। दूसरी कंडीशन क्या है कि काम बहुत बढ़ गया है किसी उच्च न्यायालय के पास में, वो उससे हो नहीं पा रहा है, यानी असमर्थ नहीं है वहाँ के न्यायाधीश, लेकिन काम इतना ज़्यादा है कि उनके लिए वो संख्या पर्याप्त नहीं है और राष्ट्रपति को ये लग जाए कि ये जो संख्या है वो पर्याप्त नहीं है, कुछ न्यायाधीश और होने चाहिए। तो कोई भी ऐसे जो भी योग्य व्यक्ति होंगे, जितनी आवश्यकता है, उनको 2 वर्ष की अवधि के लिए अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये जो आर्टिकल 224 में दी गई बात है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें कार्यकारी न्यायाधीश की, तो हमने कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया था, तो यहाँ कार्यकारी न्यायाधीश है। जब उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यायाधीश। कार्यकारी मतलब कार्यकारी कब बनाएंगे, जब कोई व्यक्ति उस पद पर नहीं है तो उसका काम कौन संभालेगा। तो जो न्यायाधीश है अपनी उपस्थिति या अन्य कारणों से पदीय कर्तव्यों को निर्वहन करने में असमर्थ है या अस्थायी मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। अभी हमने क्या कहा, अस्थायी मुख्य न्यायाधीश पर उसको भेज दिया गया, उसकी सीट तो खाली होगी ना। तब राष्ट्रपति क्या करेगा, न्यायाधीश नियुक्त किए जाने योग्य किसी व्यक्ति को कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर देता है। अब देखिएगा तीनों कंडीशन को दोबारा समझ लीजिएगा। हमने क्या कहा, मुख्य न्यायाधीश नहीं है, सीट पर नहीं है, तो कार्यकारी न्यायाधीश बना दिया गया। अब जब कार्यकारी न्यायाधीश बना दिया गया तो अन्य में से बनाया गया वो सीट उस न्यायाधीश वाली क्या हो गई, खाली हो गई। तो उसकी जगह फिर कार्यकारी न्यायाधीश को अपने बैठा देते हैं और वो कार्यकारी न्यायाधीश कौन होगा, जो योग्य व्यक्ति होगा और राष्ट्रपति की नज़र में योग्य है, जो है टर्म एंड कंडीशन को पूरा करता है, तो फिर उसको कार्यकारी न्यायाधीश बना दिया जाएगा। ये एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन में हमने क्या देखा था कि कार्यभार बढ़ गया है किसी उच्च न्यायालय में, तो अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है, लेकिन लगाएंगे जो न्यायाधीश बनने का योग्य व्यक्ति है उसी को। अब हम बात कर लेते हैं उच्च न्यायालय के कार्यों के विषय में दोस्तों। तो देखिएगा आर्टिकल 215 है, उसके अनुसार जो उच्च न्यायालय है वो अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, यानी जो इसके निचली जो अदालतें हैं वो हाई कोर्ट के जो डिसीजन दिए गए हैं वो निचली अदालतों के लिए अभिलेख का काम करते हैं। उन्हीं के आधार पर जो है निचली अदालतें डिसीजन दिया करती हैं दोस्तों, जैसा हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखा था। इसके बाद में देखिएगा आर्टिकल 227 की बात करें तो अधीनस्थ जो न्यायालय हैं उनका निरीक्षण करना और उन पर नियंत्रण करने का अधिकार भी उच्च न्यायालय के पास में होता है दोस्तों। अनुच्छेद 226 क्या कहता है, भाग 3 के अनुसार इसे रिट जारी करने का अधिकार है। मूल अधिकारों के विरुद्ध यहाँ रिट दायर की जा सकती है। रिट के मामले में यहाँ अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है उच्च न्यायालय। तो रिट जारी करने का जो अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा उच्च न्यायालय के पास में होता है दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा अधीनस्थ जो कोर्ट है उसने जो डिसीजन दिया उसके मामले से कोई अगर व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो उसके विरुद्ध अपील करने का अधिकार भी किसके पास में होता है, उच्च न्यायालय के पास में होता है। और समझ लेते हैं हम इसको कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और अधिकारिताएं कौन कौन सी हैं। तो रिट जारी करने का अधिकार इसके पास में है, इसके पास में है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का अधिकार, इसके पास में है अभिलेखीय अधिकारिता, ये अपीलीय अधिकारिता रखता है और ये न्यायिक समीक्षा का अधिकार भी रखता है दोस्तों। देखिएगा किसका अधिकार रखता है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का अधिकार किस प्रकार से है। तो 227 जो है उच्च न्यायालयों को अपने अधीन न्यायालयों का अधीक्षण करने का अधिकार देता है। 228 क्या कहता है कि उच्च न्यायालय अपने राज्य के सत्र न्यायालयों में चल रहे किसी मामले को अपने पास बुला सकता है। यानी 228 क्या कहता है, उच्च न्यायालय जो राज्य के अन्य सत्र जो भी न्यायालय है वहाँ पर कोई मामला है तो उसको चाहे तो वो अपने पास में बुला सकता है। इसके अलावा देखिएगा 233 की बात करें तो ये क्या कहता है, राज्यपाल उच्च न्यायालय से विचार विमर्श करके ही जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यानी जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होगी, जब राज्यपाल उनके लिए परामर्श करता है, उनसे विचार विमर्श किया जाता है। यानी उच्च न्यायालय जो है उससे विचार विमर्श के बाद में ही जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है।
234 क्या कहता है, जिला न्यायालयों के अलावा अन्य न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जानी है। तो उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग के साथ में वहां भी विचार विमर्श किया जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का अधिकार जो है उच्च न्यायालय के पास में होता है दोस्तों। फिर देखिएगा, अभिलेखीय अधिकारिता की बात करें तो आर्टिकल 215 कहता है कि उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। उसे अपनी अवमानना पर दंड देने का अधिकार है। यदि उसके डिसीजन को कोई नहीं मानता है, उल्लंघन किया जाता है, तो उसके ऊपर अवमानना का केस भी लगाया जा सकता है। दंड देने का अधिकार भी उच्च न्यायालय के पास में होता है। न्यायिक समीक्षा के अधिकार की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की तरह राज्यों के उच्च न्यायालय भी कानून के मामले में न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। यदि कोई संविधान के विरुद्ध कुछ कार्य हुआ है तो उसके विरुद्ध जो है अपील या जो समीक्षा का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास में ही नहीं है। अगर उसको राज्य उच्च न्यायालय के अंदर भी केस दायर किया जाता है तो वहां भी सुनवाई की जाती है, वो भी उसके लिए डिसीजन सुना सकते हैं दोस्तों। लेकिन ऐसे जो केस हैं जो संवैधानिक समीक्षा के मामले होंगे वो अधिकतर सर्वोच्च न्यायालय में ही जाते हैं दोस्तों। लेकिन अधिकार न्यायिक समीक्षा का इसके पास में भी है दोस्तों। इसके बाद में हम देखें अनुच्छेद 229 की, तो उच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही की जाती हैं। और इसके अलावा सेवाएं भी निर्धारित की जा सकती हैं दोस्तों। इसके अलावा वो क्या कर सकता है, सेवाओं का निर्धारण भी कर सकता है दोस्तों। राजस्थान उच्च न्यायालय, तो राजस्थान उच्च न्यायालय जो है भारत के संविधान 214 के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 29 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई थी दोस्तों। तो स्थापना तो कहाँ हुई थी, जयपुर में। आज तो जोधपुर में है ना, तो इतना परिवर्तन कैसे हुआ। 1 नवंबर 1956 को जब राज्य बोर्ड गठन आयोग का गठन किया गया था तो सत्यनारायण राव समिति जो थी उसकी सिफारिश पर राजस्थान के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जो है वो जोधपुर में स्थानांतरित की गई थी 1958 के अंदर। 1958 में क्या किया गया, मुख्य पीठ जो है वो जोधपुर में स्थापित की गई थी दोस्तों। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ जो है जयपुर के अंदर 31 जनवरी 1977 में स्थापित हुई और स्थायी रूप में ये जो है 2008 के अंदर स्थापित की गई थी दोस्तों। राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वे थे कमलकांत वर्मा। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। कैलाश नाथ वांगचू जो है वो सबसे लंबी अवधि तक राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश रहने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों। इसके अलावा 1949 में देखिएगा हम बात करें तो 1 मुख्य न्यायाधीश और 10 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था जो है राजस्थान में की गई थी। वर्तमान में 50 हैं और ये जो संख्या है वो बदलती भी रहती है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें अधीनस्थ न्यायालयों की, तो उच्च न्यायालयों के अधीन कई प्रकार के न्यायालय होते हैं। उच्च न्यायालय के अधीन जो न्यायालय होते हैं उन्हें हम अधीनस्थ न्यायालय कहा करते हैं दोस्तों। और प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय होता है। इन जिला न्यायालयों के अधीन भी कई अदालतें होती हैं, जैसे अतिरिक्त जिला अदालत, सब कोर्ट, मुंसिफ मजिस्ट्रेट अदालत, इस प्रकार की कई अदालतें होती हैं। अनुच्छेद 233(1) क्या कहता है कि अधीनस्थ न्यायालय अर्थात जिला न्यायालय का प्रावधान 233(1) के तहत किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय होता है। प्रत्येक जिले में क्या होगा, एक जिला न्यायालय होता है जिसका जिले में अपील संबंधी क्षेत्राधिकार होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, हमने अभी बात भी की थी कि उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल जो है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, लेकिन उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा योग्यता की बात करें तो ऐसा जो न्यायाधीश है वो किसी न्यायालय में कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हुआ होना चाहिए। और प्रत्येक जिले में 3 प्रकार के जिला न्यायालय होते हैं। हर जिले में कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं, 3 प्रकार के। एक आता है फौजदारी मारपिटाई का मामला, दूसरा दीवानी न्यायालय होते हैं और तीसरा भू राजस्व से संबंधित न्यायालय हुआ करता है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा ग्राम न्यायालय भी होते हैं। हालांकि इनके नाम आपको अलग अलग जो स्थान पर अलग भी मिल सकते हैं। अनुच्छेद 39(a) के तहत जो है नीचे की अदालतों में वर्षों से लंबित मुकदमों की संख्या में कमी लाने और आम आदमी को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए सरकार ने 12 अप्रैल 2007 को पूरे देश में ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने का फैसला भी लिया था दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा ये ग्राम न्यायालय जो है एक न्यायाधिकारी के अधीन काम करते हैं जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। ग्राम न्यायालय संबंध राज्य में सबसे निचले क्रम की अदालत होती है। किसी भी राज्य में सबसे नीचे की जो अदालत है वो कौन सी होगी, ग्राम न्यायालय के नाम से जानी जाती है दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा उच्च न्यायालय। सारी बातें उच्च न्यायालय से संबंधित अपने कर चुके हैं दोस्तों।